The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. करीब एक महीने पहले जुलाई 8 को प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा था और अब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल ले लिया है और उसके साथ कई वॉरलॉर्ड्स के घरों पर जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रहे थे। उसी दिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि तालिबान 1970s की नॉर्थ वियतनामीज आर्मी की तरह नहीं है। किसी भी हालत में उनको अमेरिकन एम्बेसी की रूफटॉप से कोई इवैक्यूएशन नहीं करानी होगी और कुछ दिन बाद ही हमें ये इमेजेस देखनी पड़ी। अब यूएस आर्मी के विड्रॉल के बाद कई लोगों ने ये तो सोचा था कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा लड़ाई होगी और तालिबान कुछ एरियाज का कंट्रोल ले भी लेगी, पर शायद ही किसी ने ये सोचा था कि अफगानिस्तान सरकार का कोलैप्स इस हद तक होगा और इतनी जल्दी होगा। 13 अप्रैल और 14 अगस्त के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल 20% से 60% से भी ज्यादा कर लिया। उन्होंने अफगानिस्तान के 10 प्रोविंशियल कैपिटल्स पर कंट्रोल ले लिया, जिसमें से सबसे अहम थे कांदाहार और हेरत, अफगानिस्तान की सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटीज। पिछले कुछ दिनों में मज़ार शरीफ और जलालाबाद भी उनके हाथों में आ गए और फिर फाइनली काबुल भी, जिसके बाद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट देश छोड़ के चले गए और रिपोर्ट्स आई कि तालिबान प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर घुस गया है। मौलाना अब्दुल गानी जो तालिबान के को फाउंडर थे, उनको अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट घोषित किया गया। सामान्य लोगों की डेस्परेशन हम इन फोटो से भी देख सकते हैं, जहाँ वो वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर्स पर क्यू कर रहे थे यूएस के एक वीज़ा के लिए, जबकि दूसरी ओर यूएस एम्बेसी ने अपने स्टाफ को सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा है। करीब 1-2 दिन ही पहले यूएस ने तालिबान को ये भी कहा कि उनको उनकी एम्बेसी को नहीं छेड़ना चाहिए अगर उनको भविष्य में उनसे कोई एड चाहिए। अब इमेजिन करिए, यूएस जो करीब 20 सालों से तालिबान के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, इस हद तक कि दिसंबर 2001 में ये कवर था टाइम मैगजीन का, अब वो तालिबान को कह रहा है कि उनकी एम्बेसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए अगर उनको एड चाहिए। पर इस सिचुएशन की वजह से अब अफगानी लोगों के साथ क्या होगा, ये हम जैसे लोग बस इमेजिन ही कर सकते हैं। तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन से जब ये पूछा गया कि स्टोनिंग और पब्लिक एग्जीक्यूशंस तालिबान की नई सरकार में होगी या नहीं, तो उन्होंने चुप्पी साधी। इसीलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि कई महिलाएं डरी हुई हैं तालिबान रिजीम से। The country is so impossible to manage and govern, even by the Afghanis, and nobody else has ever really. काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। We did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility of Afghan people alone. अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। इस वीडियो में हम 2 सवालों की चर्चा करेंगे। पहला कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे ले लिया, इसके बावजूद कि यूएस ने करीब $83 बिलियन स्पेंड करे अफगान आर्म फोर्सेस की वेपन्स, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर करीब 20 सालों के दौरान। दूसरा कि इस डेवलपमेंट की वजह से अब इंडिया के क्या ऑप्शंस हैं। तो तालिबान अफगानिस्तान की फोर्सेस को इतनी जल्दी कैसे हरा पाया, इसके कई कारण हैं और इनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। पहला कि जो अफगान फोर्सेस का साइज है, उसको यूएस कई टाइम से एग्जैजरेट करता आ रहा है। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. उनका कहना है कि आर्म फोर्सेस में करीब 3 लाख पर्सनल हैं, पर एक्चुअल नंबर इससे बहुत कम है। दूसरा कि जिस तरीके से यूएस ने अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस को बनाया, वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल थी ही नहीं। यारोस्लाव त्रोफिमोव जो एक फॉरेन अफेयर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अफगान की फोर्सेस को बनाया गया ऐसे तरीके से जैसे अमेरिकन फोर्सेस ऑपरेट करती है। यूएस की मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे एडवांस मिलिट्री है, जो ग्राउंड ऑपरेशंस को एयर पावर से कंबाइन करती है और एयरफोर्स को यूज करती है अपने आउटपोस्ट को रीसप्लाई करने के लिए। पर जब यूएस ने अपना एयर सपोर्ट, इंटेलिजेंस और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा दिया जो अफगानिस्तान के हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को सपोर्ट दे रहे थे, तब अफगानिस्तान की आर्म फोर्सेस ऐसे ऑपरेट कर ही नहीं पाई। इससे अफगानिस्तान के एक हेरत प्रोविंस के एक पुलिस कमांडर ने बताया कि वो 8 महीने से जॉब कर रहे हैं और उस टाइम के दौरान उनको बस एक ही बार एयर सपोर्ट मिला।
और अनसरप्राइजिंगली उनके करीब 30 ऑफिसर्स ने अपनी पोस्ट अबैंडन कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल डैनियल बोल्गर जो अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार थे 2011 से 2013 तक, उन्होंने कहा कि ऐसी ही सिचुएशन साउथ वियतनामीज आर्मी के साथ भी हुई थी 1970s में, जहां भी अमेरिका को हार झेलनी पड़ी थी। तीसरा कारण है कि फरवरी 2020 में जो दोहा अग्रीमेंट साइन किया गया था तालिबान और यूएस के बीच, उसकी वजह से तालिबान को 1 साल का चैन मिल गया था अमेरिकन एयर स्ट्राइक से, जिसकी वजह से तालिबान को सबसे ज़्यादा डैमेज होता था। उन्होंने ये टाइम यूज़ किया रीग्रुप करने के लिए, अपनी सप्लाई लाइन स्ट्रेंथन करने के लिए और प्लान करने के लिए, जबकि उसी टाइम वो यूएस और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ पीस डील साइन करने की कोशिश कर रहे थे। चौथा कारण था कि जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में थी तब अफगान फोर्सेस अपनी प्रेजेंस मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही थी पूरे देश में फैलकर, जहां उनके 200 से ज़्यादा बेसेस थे जिनको रीसप्लाई बस एयर सपोर्ट से ही किया जा सकता था। पर जब यूएस ने ये अनाउंस किया कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं, तब स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान गवर्नमेंट को उन एरियाज में ही कंसोलिडेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी जहां उनका कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं, जिसकी वजह से उनकी फोर्सेस पूरी फैली हुई थी और स्पेशली वल्नरेबल थी रूरल एरियाज में, जिन पर तालिबान बहुत इजीली अटैक कर पाया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि इन पोस्ट में बहुत हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल था। इनफैक्ट रिपोर्ट्स है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तालिबान के कब्जों में आ गए जब करीब केवल 10 फाइटर्स ही उधर पहुंचे थे, जो हमें दर्शाता है कि ऐसे एरियाज में गवर्नमेंट प्रेजेंस कभी थी ही नहीं। वो सोल्जर्स जो तालिबान को रेजिस्ट कर रहे थे उनको उन्होंने बेरहमी से मार दिया और दूसरे सोल्जर्स को सरेंडर करवा दिया लोकल ट्राइबल लीडर्स के साथ नेगोशिएट करके। ऐसे सरेंडर के पीछे एक मेजर कारण था कि तालिबान ने अफगान सोल्जर्स को पैसे ऑफर किए थे, जबकि सरकार ने ऐसे सोल्जर्स को कहीं महीने से सैलरीज ही नहीं दी थी। बस अफगानिस्तान के एलीट कमांडो यूनिट थे जो तालिबान के खिलाफ लड़ भी सकते थे और जो सरेंडर नहीं कर रहे थे, पर उनकी संख्या भी बहुत कम थी और उनके पास एयर सपोर्ट भी नहीं था देश के दूसरे हिस्सों में मोबिलाइज करने के लिए। अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज का दोष लैक ऑफ ट्रांजिशन टाइम पर डाला, जिसकी वजह से वो नई मिलिट्री सिचुएशन का अरेंजमेंट ही नहीं कर पाए। और फाइनल कारण था कि अफगानिस्तान सरकार ने आर्म फोर्सेस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। एक अफगान सोल्जर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उनको ना ही खाना मिला है, ना पानी और ना ही हथियार। इसी वजह से जब तालिबान अफगानिस्तान के अर्बन एरिया तक पहुंच गया था, तब तक अफगान फोर्सेस जो मोराल था वो बहुत कम हो गया था और फिर तालिबान का पूरे देश पर नियंत्रण लेना बस एक फॉर्मेलिटी ही बन गई थी। अब अगर इंडिया की बात करें तो जो गोल्डन क्वेश्चन है वो है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए या नहीं। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। पब्लिकली इंडिया तालिबान के साथ कुछ भी बात करने से मना कर देती है, चाहे उनके बैकडोर कम्युनिकेशन चैनल्स बने रहे। इंडियन सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ कोई बात नहीं करते। पर अब जब तालिबान पावर में आ गया है तो क्या? The president of Afghanistan, Ashraf Ghani, has left for Tajikistan. Ashraf Ghani has not only left for Tajikistan, but he's being referred to as the former president of Afghanistan. सुहासिनी हैदर ने अपने आर्टिकल में आर्ग्यू किया कि इंडिया के 3 मेजर इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। इंडिया की पहली प्रायोरिटी उनके सिटीजन्स, अब चाहे वो डिप्लोमेटिक स्टाफ हो या प्रोफेशनल्स, और रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे सिख्स और हिंदूज, उनकी सेफ्टी। दूसरा जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे अफगानिस्तान में, जैसे $300 मिलियन का सलमा डैम और $135 मिलियन का सरंज दिलाराम हाईवे, जो इंडिया के सपोर्ट से बनाए गए थे पर अब तालिबान के कंट्रोल में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, इस चीज में मिलिट्री इक्विपमेंट भी शामिल है। जैसे ये एयरफोर्स Mi-35 हाइंड अटैक हेलीकॉप्टर है, जिनको इंडिया ने फाइनेंस किया था अफगानिस्तान के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी की दिसंबर 2015 के दौरान काबुल विजिट में अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हैंड किया था। पर एक हफ्ते पहले न्यूज रिपोर्ट्स ने दिखाया कि कैसे तालिबान ने कुंडूज एयरपोर्ट को कैप्चर कर लिया और उसके साथ Mi-25 हेलीकॉप्टर्स को भी। अब इनमें से कई हेलीकॉप्टर्स को एक्चुअली तालिबान यूज नहीं कर सकती ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, पर ये एक उदाहरण है जो दिखाता है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स कितनी जल्दी वर्थलेस हो गए। और इंडिया का सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट था चाबहार पोर्ट, जो ईरान में बनाया गया था करोड़ों रुपए खर्च करके। इस पोर्ट से ये उम्मीद थी कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड इंक्रीज हो पाएगा पाकिस्तान की मदद के बिना, पर तालिबान की वजह से अब ट्रेड बस कराची और ग्वादर पोर्ट्स के जरिए ही मुमकिन है। और तीसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो इंडिया का अफगानिस्तान में है वो है टेररिज्म से थ्रेट्स, और ये डर कि तालिबान अब इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट सपोर्ट दे सकता है एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को। अब इन 3 स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए इंडिया के पास कई ऑप्शंस हैं।
पहला है कि इंडिया ये बोले कि हम बस एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको ही किसी भी तरीके का सपोर्ट देंगे। दूसरा है कि इंडिया एक प्रोएक्टिव रूल ले सकता है, या तो वो अफगान फोर्सेस को मिलिट्री सप्लाईज दे सकता है ईरानियन रूट से तालिबान से लड़ने के लिए, पर ये ऑनेस्टली रियलिस्टिक नहीं लग रहा 2 कारणों की वजह से। पहला, अगर इंडिया सपोर्ट दे भी दे तो ऐसा नहीं लग रहा कि अफगान फोर्सेस तालिबान को हरा पाएंगी। दूसरा कि तालिबान ने वॉर्न किया है इंडिया को किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन के खिलाफ। तालिबान ने रिसेंटली अफगान गवर्नमेंट पर वॉर क्राइम्स की एलिगेशंस लगाई थी कि वो हॉस्पिटल्स को बॉम्ब कर रहे हैं इंडियन सप्लाइड एयरक्राफ्ट से। पर तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि किसी भी बातचीत के लिए एक प्री कंडीशन है कि इंडिया को इम्पार्शियलिटी मेंटेन करनी होगी अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच। दूसरी प्रोएक्टिव चीज जो इंडिया कर सकती है वो है कि वो सीनियर अफगान लीडर्स को सैंक्चुरी दे सकती है इंडिया में, जैसे इंडिया ने तिब्बतन लीडर्स के साथ किया था करीब 50 साल पहले, जिसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी। और तीसरा और फाइनल ऑप्शन है कि इंडिया तालिबान के साथ एंगेजमेंट स्टार्ट कर दे। अब अगर इंडिया अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को कंट्रोल करना चाहता है तो तालिबान के साथ बातचीत ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है। अविनाश पल्लीवाल जो एक सीनियर लेक्चरर हैं लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में, वो कहते हैं कि ये बात करने का या फिर ना करने का निर्णय बस इंडिया का नहीं है, बल्कि तालिबान के लिए भी एक डिफिकल्ट चॉइस है। क्यों? अब जहाँ तालिबान के लिए चाइना, रशिया, ईरान, यूके या फिर यूएस के साथ बात करना इतना मुश्किल नहीं है, इंडिया एक ट्रिकी सब्जेक्ट है क्योंकि तालिबान का एक की सपोर्टर है पाकिस्तान और वो तालिबान के इंडियन रिलेशनशिप को किसी भी हद तक कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर तालिबान के सीनियर लीडर्स को इंडियन लीडरशिप के साथ पब्लिकली देखा गया तो उसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान तालिबान के आर्म्ड या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट को कम कर सकता है और उन लीडर्स को टारगेट कर सकता है जो इंडिया के साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुराने तालिबान लीडर्स ने इंडिया के साथ कॉन्टैक्ट्स रखे हैं, पर करंट तालिबानी लीडरशिप के लिए ये करना इतना आसान नहीं होगा। और ये चीज़ पार्टली एक्सप्लेन कर सकती है कि इंडियन सरकार कंफर्म नहीं करेगी कि वो तालिबान के साथ बैक चैनल टॉक्स में मौजूद है। अब ये बैक चैनल कम्युनिकेशन मौजूद भी हो पर इसमें भी चैलेंजेस आ गए हैं। इसके पीछे एक कारण है इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या। अविनाश पल्लीवाल कहते हैं कि इंडियन नैरेटिव के हिसाब से तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को टारगेट किया था क्योंकि उनके पाकिस्तान के हैंडलर्स ने उनको ऐसा करने के लिए कहा था। अफगान ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि सिद्दीकी की हत्या एक क्रॉस फायर में नहीं हुई थी, बल्कि तालिबान ने उनको कैप्चर किया था, मारा था और उनकी बॉडी को म्यूटिलेट किया था। दूसरा कारण जिसकी वजह से इंडिया और तालिबान के बैक चैनल कम्युनिकेशन में चैलेंजेस है वो है कि तालिबान ने ये तो प्रॉमिस किया है कि वो इस्लामिक स्टेट या फिर अल कायदा को अलाउ नहीं करेंगे अफगानिस्तान से दूसरे देशों को टारगेट करने के लिए, पर ऐसा उन्होंने लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में नहीं बोला है। अब भले ही तालिबान इंडिया को ये बोल दे कि वो कश्मीर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, पर अगर वो किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट सपोर्ट भी दे रहे हैं ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को तो उनका ये आश्वासन ऑलमोस्ट मीनिंगलेस है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि तालिबान के साथ एंगेज करना इंडिया का अकेला ऑप्शन है। दूसरे लोग इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि इंडियन सरकार ने और कुछ क्यों नहीं किया अफगान फोर्सेस के समर्थन में। पर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि अफगानिस्तान की सिचुएशन इंडिया के लिए चैलेंजिंग होनी ही थी, स्पेशली क्योंकि इंडिया और अफगानिस्तान की ज्योग्राफी की वजह से। और रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान की कॉम्प्लेक्सिटी में इंडिया बहुत टाइम से एक माइनर प्लेयर ही रहा है और जितनी आसानी से तालिबान ने अफगान फोर्सेस को हरा दिया उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का जितना भी सपोर्ट होता वो शायद काफ़ी नहीं होता। इंडिया की खुद की बुरी इकोनॉमिक सिचुएशन का ये भी नतीजा हुआ है कि अफगानिस्तान के लिए फॉरेन एड 5-6 साल में कम हो गया है और इसी वजह से इंडिया को अपनी अफगान इन्वेस्टमेंट्स को संक कॉस्ट की तरह ट्रीट करना होगा, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनको भूल जाना ही सही है। पर इंडिया के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं बल्कि शायद सबसे ज़रूरी है सिक्योरिटी सिचुएशन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना के खिलाफ टेंशंस का नतीजा है कि एक 2 फ्रंट वॉर इंडिया के लिए एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी बन गई है और अब एक और थ्रेट इमर्ज कर रही है, चाहे ये थ्रेट्स डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट। इसीलिए इंडिया के लिए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डिफेंड करना और चैलेंजिंग हो गया है। पर दुनिया के लिए इमीडिएट कॉज ऑफ कंसर्न ये होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के सिटीजन्स का भविष्य क्या है तालिबान की सरकार में।